Assalamu alaikum. Welcome students. Today is our 10th lecture of computer science course, and today is also the last lecture of chapter 1, basics of information technology. But it is a most important topic, not in this course but in the lifespan of a programmer or engineer. Let's see what it is. My name is Aziz Sajid, lecturer in computer science, TPS and College Kusur. And in today's lecture, we are going to cover the topic system development, which is previously continued. And in this, the subtopic, or what I said, the most important topic is system development lifecycle, SDLC. So let us start the topic, system development, basics of information technology. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेजेस, SDLC फेजेस. इसमें फर्स्ट फेज जो है दैट वुड बी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसके मतलब मैं आपको बयान करता हूँ. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स ऑफ द सिस्टम. आपसे कोई क्लाइंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कस्टमर सिस्टम डेवलप करने का कहता है, तो उसमें आप चूँकि उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, पहले आपको उसके मुतल्लिक बेसिक्स जानना पड़ती हैं, जिसको हम सिंपली इनिशियल एनालिसिस या फाइंडिंग्स कहते हैं. अब इसमें क्या शामिल है? सबसे पहले सिस्टम आइडेंटिफिकेशन. The system is to be identified at this stage. इस स्टेज पे पहले आपको सिस्टम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सिस्टम किस किस्म का है, उसमें क्या काम होता है. This is very important step as everything done in future will depend on the basis of this definition. सिस्टम आइडेंटिफिकेशन जनरली जो सिस्टम डेवलपमेंट के बाद फ्लॉज निकलते हैं या एरर्स निकलते हैं, उसका जो बुनियादी ड्रॉबैक होता है, जो बेसिक ड्रॉबैक है, वो यही होता है कि सिस्टम को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया गया. तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन चाहे इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सिस्टम डेवलपमेंट फेजेस का. इसमें अपने सिस्टम को आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी बेस पे SDLC के बाकी फेजेस वर्क करते हैं. इसमें देखें, इसके बाद ये सब टॉपिक्स हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के. पहले सिस्टम आइडेंटिफिकेशन आ गया, दूसरा है सिस्टम स्कोप. द स्कोप ऑफ सिस्टम इज इस्टेब्लिश्ड एट दिस स्टेज. स्कोप ऑफ सिस्टम से मुराद है कि सिस्टम की बाउंड्रीज क्या हैं, सिस्टम कितना वास्ट काम करेगा. सिस्टम या फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो वो किस हद तक काम करेगा, उसका स्कोप या उसकी बाउंड्रीज क्या हैं. Sometimes it becomes necessary to curtail the projects to certain limits due to financial, political or time constraint. System scope ये आपको देखना पड़ता है कि इसकी बाउंड्रीज क्या हैं. तो बाउंड्रीज में सबसे पहले तो फाइनेंशियल इफेक्ट आ जाता है कि इस पर कितनी जो है कॉस्ट अप्लाई की जा रही है, कितना पैसा लगाया जा रहा है, उस पर पॉलिटिकल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, और टाइम कंस्ट्रेंट, आपको टाइम की लिमिट क्या दी है. ये सारी कंडीशंस चेक की जाती हैं सिस्टम के स्कोप में, यानी कि उसकी बाउंड्री में, कि आपको उसकी बाउंड्री या उसकी लिमिट क्या दी जा रही है, उसके अंदर रह के आपने उस सिस्टम को बनाना होता है, डेवलप करना होता है. ये सेकंड सब टॉपिक है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का. थर्ड है अल्टरनेट सॉल्यूशंस. अल्टरनेट सॉल्यूशंस, देयर मे बी अल्टरनेट सॉल्यूशंस टू डेवलप द सिस्टम. आइडेंटिफाई ऑल दोज एंड चूज द बेस्ट वन. We can also watch what the competitors are doing for the same type of system. अब alternate solutions का मतलब ये है कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है या कोई सिस्टम डेवलप करने के लिए दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही तरह से डेवलप किया जा सके. उसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो उसमें से आपने जो बेस्ट वन है वो चूज़ करना होता है कि अगर हम इस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए इस सॉल्यूशन पे वर्क करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, कम टाइम लेगा, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है,
और बाकी जो उसके स्कोप हैं उनको भी मीट कर रहा है, तो आप उसमें से बेस्ट वन सोल्यूशन चूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि उसी सिस्टम में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका सिस्टम भी आप देख सकते हैं और उससे आप सजेशन ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं न्यू सिस्टम डेवलप करने के लिए। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट्स चल रहे हैं, आगे देखते हैं जी। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में नेक्स्ट सब टॉपिक आता है फिजिबिलिटी स्टडी। वी हैव टू सी द फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड टाइम फ्रेम वायबिलिटीज टू गो अहेड फॉर द सिस्टम। यानी हमें कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं सिस्टम को डेवलप करने के वक्त। देयर मे बी सम सोशल एंड टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स टू बी कंसिडर्ड आल्सो। सोशल और टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स मतलब आपको जो जिस कंडीशन में आपको सिस्टम बनाना है या जो आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल किया जा रहा है उसको देखते हुए, और कुछ जिस जगह पे वो सिस्टम इस्तेमाल होना है उसकी कंस्ट्रेंट्स भी हमें चेक करनी पड़ती हैं। वो कंडीशंस देखते हुए हम सिस्टम को डेवलप करते हैं। सभी कंडीशंस इसमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में चेक करना पड़ती हैं जी। प्रीलिमिनरी प्लान। Here we need to wind up all the findings and submit as a written document for approval. इन्वेस्टिगेशन में आपने जो जो फाइंडिंग्स हासिल की होती हैं या जो जो आपने डेटा कलेक्ट किया होता है आप उसको एज अ रिटन डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए सबमिट कर देते हैं। द रीडर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो नोन एज फिजिबिलिटी रिपोर्ट, यानी जो आपने रिटन डॉक्यूमेंट लिखा है, रिटन डॉक्यूमेंट आप अप्रूवल के लिए दे रहे हैं, उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट का नाम भी दिया जाता है। आर टॉप मैनेजर्स हु विल देन डिसाइड अबाउट द फ्यूचर एक्शंस टू बी टेकन बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट। अप्रूवल के लिए सबमिटेड फिजिबिलिटी रिपोर्ट को हाई मैनेजर्स जो होते हैं, टॉप मैनेजर्स, वो चेक करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद उसके मुतालिक एक्शंस डिसाइड किए जाते हैं। They might would like to make few amendments in the project or shelve it, depending on the whole preliminary investigation. Feasibility report को देखते हुए जो मैनेजमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि इस सिस्टम को बनाया जाए, रोक दिया जाए या इसमें कुछ तब्दीलियां करके इसको डेवलप कर दिया जाए। ये सभी अप्रूवल में डिसाइड किया जाता है जी। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के सब टॉपिक्स थे। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस। हियर द एनालिस्ट विल कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब एनालिस्ट का काम आ गया कि एनालिस्ट क्या क्या काम करेंगे। उसमें सबसे पहले नीड्स एनालिसिस है। नीड्स एनालिसिस का दूसरा नाम रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। This activity is also called requirement analysis. Here, the analyst would sum up the requirements of the system from the users and the managers. Their developed system should satisfy these requirements during testing phase. Needs analysis या requirement analysis में जो analyst होते हैं वो managers से और users से system के मुतालिक जो requirements हैं वो collect करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करते हैं। उस वर्किंग में ये बात ध्यान में रखी जाती है कि टेस्टिंग फेज़ में वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो मैनेजर्स की तरफ से या यूज़र्स की तरफ से हैं वो मीट करनी चाहिए, वो मुकम्मल होनी चाहिए। अब नीड्स एनालिसिस में ये यूज़र्स और मैनेजर्स से डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा गैदरिंग। द सिस्टम्स एनालिस्ट uses different tools and methods depending on the situation. डेटा गैदरिंग के लिए अब एनालिस्ट मुख्तलिफ तरह के तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से चंद यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है रिटन डॉक्यूमेंट्स। इन केस वी वांट टू कंप्यूटराइज द एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम और अपग्रेड द एग्जिस्टिंग कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, मच ऑफ द हैंडफुल इंफॉर्मेशन कैन बी मेड अवेलेबल यूजिंग दीज डॉक्यूमेंट्स। अगर आप पहले से बने हुए सिस्टम जो कि मैनुअल है, हैंड रिटन है, आप उसको कंप्यूटराइज करना चाहते हैं या पहले से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है उसको मज़ीद अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके मुतालिक जो डिटेल है आप उनके रिटन डॉक्यूमेंट से हासिल कर सकते हैं। दे कुड बी रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, मेमोज, बिजनेस प्लान्स, पॉलिसी स्टेटमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड मैनी अदर्स।
ये चंद एक बातें बताई गई हैं जिनमें रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, मेमोज या बिजनेस प्लान्स वगैरह शामिल होते हैं। इनसे आप रिटर्न डॉक्यूमेंट ये आपको अवेलेबल हो जाते हैं मैनुअल सिस्टम में या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम में, और उनसे हेल्प लेके जो एनालिस्ट हैं वो न्यू सिस्टम के लिए वर्किंग कर सकते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं जी। एक तो डेटा गैदरिंग हो गया, दूसरा है इंटरव्यूज़। Interviewing the managers, users or clients, suppliers and competitors will help the analysts or designers to gain more knowledge about the system. एक तरीका का डेटा गैदरिंग का था, एक तरीका का इंटरव्यूज़ का है। अब इंटरव्यूज़ में आप मैनेजर्स से या यूज़र जिनको हम क्लाइंट्स कहते हैं, कंपेटिटर्स वगैरह से इंटरव्यूज़ करके आप सिस्टम के मुतालिक नॉलेज हासिल कर सकते हैं। द एम्फेसिस इज़ on the fact that the questions to be asked from them should be precise and relevant. असल मकसद जो जिस बात पर जोर दिया जाता है वो यही होती है कि यूज़र से, मैनेजर से या कंपेटिटर से जब इंटरव्यूज़ किए जाएं तो उनमें पूछे गए सवालात प्रिसाइज और रेलिवेंट होने चाहिए। लेंथी क्वेश्चंस ना हो, इररेलेवेंट क्वेश्चंस ना हो, प्रिसाइज और रेलिवेंट हो जिनसे आपको एग्जैक्ट आंसर मिले और आप सिस्टम के मुतालिक एग्जैक्ट वर्क कर सकें। नेक्स्ट मेथड है क्वेश्चनेयर्स। इट मे बी डिफ़िकल्ट टू इंटरव्यू मैनी पीपल, सो इट इज़ बेटर टू डिज़ाइन सम क्वेश्चनेयर्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एज मैनी पीपल एज वी लाइक। सभी का इंटरव्यू करना भी मुश्किल है अगर ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं। ऐसी सूरत में इसका एक बेहतर तरीका क्वेश्चनेयर का है कि आप क्वेश्चनेयर तैयार करें और लोगों को दे दें, वो उसके मुतालिक अपने आंसर्स उसमें फिल कर दें। This is very convenient and inexpensive method to collect handful of data, but sometimes the response may be ambiguous and insufficient. इस तरीक़ाकार को हम आसान और सस्ता भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक इशू ये भी होता है कि बाज़ औक़ात जो आपको जवाबात दिए जा रहे हैं वो मुबहम भी हो सकते हैं और नाकाफ़ी भी हो सकते हैं। इसकी वजह क्या होती है, जब आप क्वेश्चनेयर कर रहे हैं या इंटरव्यूज़ कर रहे हैं तो जब आप यूज़र से या क्लाइंट से इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो जो यूज़र या क्लाइंट है वो उस सिस्टम का एम्प्लॉई है। तो जो सिस्टम का एम्प्लॉई होता है ज़रूरी नहीं कि वो हर बात आपको दुरुस्त बता दे, हर बात आपको एग्जैक्ट बता दे। समटाइम्स उसको जो यूज़र्स हैं उनको डाउट पड़ जाता है कि शायद ये बात हमारे बैड इफ़ेक्ट में ना चली जाए, हम पे साइड इफ़ेक्ट ना डाल दे। इसलिए बाज़ औक़ात इन तरीक़ाकार के ज़रिए इंफॉर्मेशन जो हासिल होती है वो एम्बिगुअस मतलब मुबहम हो सकती है और इनसफिशेंट नाकाफ़ी भी हो सकती है। एक और मेथड है ऑब्जर्वेशंस। डेटा गैदरिंग का ही मेथड है ऑब्जर्वेशंस। द एनालिस्ट और हिज टीम मे गो एंड वॉच द वर्किंग, बिहेवियर एंड सिमिलर थिंग्स टू नो मोर अबाउट द सिमिलर सिस्टम्स अराउंड। ऑब्जर्वेशन में बज़ाते खुद सिस्टम को वर्किंग करते हुए देखना पड़ता है, ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, उसका बिहेवियर और उस जैसी जो चीज़ें आपको अपने सिस्टम में रिक्वायर्ड हैं उन सबको आपको खुद मुशाहिदे में लाना पड़ता है। उस ऑब्ज़र्वेशन के रिज़ल्ट में फिर आप डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं कि इस सिस्टम में ये चीज़ें रिक्वायर हैं। ये डेटा गैदरिंग के स्टेप्स हो गए। इसके बाद सैम्पलिंग एक तरीक़ाकार ये भी है। अगर तादाद बहुत ज़्यादा हो, यूज़र्स की या क्लाइंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो, तो आप उसमें से एक ग्रुप सिलेक्ट करके उससे क्वेश्चनेयर कर सकते हैं, उससे डेटा गैदरिंग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। If there were a large number of people or events involved in the system, it would be better to work on a portion of all of them to save time. यानी अगर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो आप उसमें से एक हिस्सा, एक सैंपल लेके उस पर वर्क कर सकते हैं, उससे डेटा गैदरिंग कर सकते हैं और इससे वक्त भी बच जाता है और ऑलमोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ये सैम्पलिंग में हो गया। डेटा गैदरिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा एनालिसिस का। डेटा और इंफॉर्मेशन इज़ द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी, देयरफॉर डेटा मस्ट बी एक्यूरेट, कंप्लीट एंड रेडिली अवेलेबल इन द सिस्टम्स वी डिज़ाइन। अब चूँकि डेटा या इंफॉर्मेशन ही सबसे अहम कमोडिटी है किसी भी सिस्टम में, अगर डेटा मौजूद नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैंक है, अगर बैंक के सिस्टम में
क्लाइंट्स का डेटा ही मौजूद नहीं है, अकाउंट्स होल्डर का डेटा ही मौजूद नहीं है, तो उस पर वर्क नहीं किया जा सकता। इसीलिए डेटा जो है वो दुरुस्त होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए और मौजूद होना चाहिए हर वक्त काम करने के लिए। For this purpose, many tools are available like DFDs, data flow diagrams, system flow charts, connectivity diagrams, grid charts and discussion tables, etc. ये सभी तरीकाकार हैं डाटा को कलेक्ट करने के, कलेक्ट किए हुए डाटा को एनालाइज करने के, डाटा एनालिसिस के लिए ये सभी डायग्राम्स बनाई जाती हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं और उनको फिर स्टडी किया जाता है ताकि जब डेटा पे वर्क किया जाए तो डेटा एक्यूरेट, कंप्लीट और रेडिली अवेलेबल हो। जी, डेटा एनालिसिस के बाद डेटा एनालिसिस की रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको हम सिंपली एनालिसिस रिपोर्ट कहते हैं। Once the analysis work is over, we need to document it in a presentable form to the higher management for their review and approval of the project. The report should be in 3 parts. एनालिसिस के बाद एनालिसिस रिपोर्ट जब बनाई जाती है तो उसको एनालिसिस के अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेबल फॉर्म में हायर अथॉरिटीज़ को या मैनेजमेंट को पहुंचाया जाता है ताकि वो उसको रिव्यू करें और उसके अप्रूवल के मुतल्लिक यस या नो का आंसर दें। और इस रिपोर्ट के 3 हिस्से होते हैं, वो 3 हिस्से देखते हैं कौन से हैं। जी, फर्स्ट, इट शुड एक्सप्लेन हाउ द करंट सिस्टम मैनुअल और ऑटोमेटेड वर्क्स। सबसे पहले तो ये बताना होता है कि जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं वो ऑलरेडी किसी सिस्टम में वर्क कर रहा है और वो सिस्टम मैनुअल है या ऑटोमेटेड है, वो किस तरह काम कर रहा है, इसकी डिटेल बतानी होती है। सेकेंड, इट शुड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। उस रिपोर्ट में आप पहले से चल रहे सिस्टम के मुतालिक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। एंड फाइनली इट शुड डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स फॉर द न्यू सिस्टम एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर। और थर्ड स्टेप में आपने रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करना होता है न्यू सिस्टम की और रिकमेंडेशन देनी होती है फ्यूचर के लिए कि ये किस तरह से काम करेगा। तो इसके 3 हिस्से हो गए। पहले से एग्जिस्टिंग सिस्टम की डिटेल बतानी है, दूसरे नंबर पे उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स की डिटेल बतानी है और तीसरे नंबर पे न्यू बनाया जाने वाला सिस्टम, उसकी रिक्वायरमेंट और उसका फ्यूचर रिकमेंडेशन आपने बताने होते हैं। जी, उसके बाद प्रोसेस आ जाता है डिज़ाइन का। In this phase, the analyst works on preliminary, which is logical design, detail, which is physical design, and then writes a detailed report. जो एनालिस्ट हैं इस वक्त डिज़ाइन फेज़ में लॉजिकल डिज़ाइन पे और फिज़िकल डिज़ाइन पे काम करते हैं और उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पहले हम लॉजिकल डिज़ाइन में देखते हैं कि क्या आता है। इट डिस्क्राइब्स द जनरल फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ प्रोपोज्ड सिस्टम। ये जनरली सिस्टम किस तरह से काम करेगा ये उसकी डिटेल लॉजिकल डिज़ाइन में बताते हैं। इट रिव्यूज़ द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड कंसीडर्स द मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स। इसमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट को भी रिव्यू किया जाता है और सिस्टम के कंपोनेंट्स भी इसमें कंसीडर किए जाते हैं कि कौन कौन से हिस्से होंगे उस सिस्टम के। केस टूल्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बी यूज टू अकॉम्प्लिश द टास्क। इसके लिए केस टूल्स या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं लॉजिकल डिज़ाइन में। उसके बाद दूसरा था फिज़िकल डिज़ाइन। इट डिस्क्राइब्स हाउ अ प्रपोज सिस्टम विल डिलीवर द जनरल कैपेबिलिटीज़ डिस्क्राइब्ड इन लॉजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन में आप उसकी रिक्वायरमेंट बयान करते हैं और फिज़िकल डिज़ाइन में आप उसकी जनरल कैपेबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ बताते हैं कि सिस्टम किस तरह से कैपेबिलिटीज़ डिलीवर करेगा यूज़र को या ऑर्गेनाइजेशन को। इट विल एड्रेस द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स बताए जाते हैं फिज़िकल डिज़ाइन में। आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, यानी जब सिस्टम तैयार हो जाए तो उसमें से किस किस तरह की आउटपुट रिक्वायर्ड है। सिस्टम कंट्रोल एंड बैकअप रिकवरी, सिस्टम को कंट्रोल कैसे किया जाएगा और इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डैमेज उस सिस्टम को रिकवर कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी बैंक का डेटा अगर लॉस्ट हो जाता है तो उसको रिकवर किस तरह से किया जाएगा, ये डिटेल भी इसमें बताई जाती है। इसका थर्ड स्टेप रिपोर्ट। A detailed report on logical physical design is to be submitted to the higher management along with some sort of presentation explaining them the details of proposed system.
लॉजिकल और फिज़िकल डिज़ाइन के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करके उसको हायर मैनेजमेंट को प्रोवाइड किया जाता है किसी प्रेजेंटेशन की सूरत में, और उस रिपोर्ट में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि प्रोपोज्ड सिस्टम की डिटेल्स क्या हैं और वो उसमें किस तरह से वर्क करेगा। जी, नेक्स्ट इसमें आ जाता है काम कोडिंग का। ये असल वर्क है, लेकिन ये सब डिपेंड कर रहा होता है रिक्वायरमेंट और एनालिसिस पे। कोडिंग को देखते हैं। दिस इज़ द कोर एरिया ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस। ये बुनियादी हिस्सा है जहाँ पे सिस्टम डेवलप किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ राइटिंग द सेगमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम्स विच विल बी कपल्ड टुगेदर इन द शेप ऑफ अ कंप्लीट सिस्टम। इसमें सिस्टम के हिस्से कर लिए जाते हैं, सेगमेंट्स बना लिए जाते हैं और उन पर वर्क किया जाता है और अल्टीमेटली उनको आपस में कनेक्ट करके कंप्लीट सिस्टम बनाया जाता है। It needs a lot of time, effort and budget to acquire a workable system. The program specifications, algorithms, flowcharts are given to the programmers or software engineers to code the required program. इसमें एफर्ट भी ज़्यादा लगती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। कोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा टाइम रखा जाता है। इसमें जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह, वो प्रोग्रामर्स को या इंजीनियर्स को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम को कोड कर सकें। ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स, ऑफ द शेल्फ विच इज़ आल्सो कॉल्ड ऑलरेडी रिटन प्रोग्राम्स। अब चूँकि सिस्टम के हिस्से होते हैं तो उन हिस्सों में से पॉसिबल है कि एक या दो या कुछ ज़्यादा हिस्से ऑलरेडी बने हुए मौजूद हों, डेवलप्ड हों। उनको हम ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स कहते हैं। कैन आल्सो बी यूज्ड एंड एम्बेडेड इन द सिस्टम टू सेव टाइम एंड एफर्ट। अगर कुछ पार्ट्स या मॉड्यूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उनको वहीं से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप टाइम और एफर्ट सेव कर सकते हैं। ये कोडिंग था। कोडिंग के बाद है टेस्टिंग। जब कोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर टेस्टिंग का फेज़ आ जाता है कि सिस्टम को टेस्ट किया जाए। हैविंग प्रॉपर हार्डवेयर एक्वायर्ड, द प्रोग्राम्स कैन बी टेस्टेड इन टू स्टेजेस। जब प्रॉपर हार्डवेयर आपके पास मौजूद है सिस्टम को टेस्ट करने की, तो आप उसको दो स्टेजेस में टेस्ट करते हैं। पहला होता है यूनिट टेस्टिंग। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉड्यूलर टेस्टिंग, वेयर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स programs can be tested using test or sample data. यूनिट टेस्टिंग से मुराद मॉड्यूलर टेस्टिंग, हम आम जुबान में जो कहते हैं किसी सिस्टम के कंपोनेंट्स, तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं मॉड्यूल्स। तो जो कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स सेपरेटली बनाए जाते हैं उनको अलग अलग पहले टेस्ट किया जाता है टेस्ट डाटा या सैम्पल डाटा से। जब वो मॉड्यूल्स या यूनिट्स सेपरेट वर्क करते हुए अपना अपना काम दुरुस्त कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है टेस्टिंग का, system testing. In this, parts or modules are linked together to test their workability as one system. इसमें तमाम modules को आपस में connect कर दिया जाता है ताकि उनकी working check की जा सके. Actual data may be used to do the system testing, and at the same time, erroneous data can also be used to check whether the system fails or not. सिस्टम टेस्टिंग के वक्त एक्चुअल डाटा टेस्ट किया जाता है। एक्चुअल डाटा पुट करके उसको चेक किया जाता है कि सिस्टम दुरुस्त काम कर रहा है या नहीं, और इसी दौरान उसमें एरोनस डाटा मतलब गलत डाटा भी एंटर करके चेक किया जाता है कि क्या सिस्टम उसको फेल कर रहा है, उसको गलत कर रहा है या नहीं कर रहा। If the system passes all the tests, we can implement the system to the servers so that the organization and other clients can use it. अगर सिस्टम यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग को पास कर लेता है सैम्पल डाटा से, एक्यूरेट डाटा से और एरोनस डाटा से, उसके बाद हम उसको सर्वर्स में इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट्स या जिन्हें हम यूज़र्स भी कहते हैं वो उसको यूज़ कर सकें। इसके बाद आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन। दिस एक्टिविटी कंसिस्ट्स ऑफ ट्रांसफरिंग द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा विच इज़ files, database, etc. to the new working environment, which is also called server. Users of the system are also trained in this phase. Implementation के दौरान हमें सिस्टम बनाने के बाद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो डेटा है वो वर्किंग एनवायरनमेंट में यानी सर्वर्स में प्रोवाइड करना होता है, और यूज़र्स को ट्रेन भी करना होता है कि वो उस सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये इम्प्लीमेंटेशन फेज़ का हिस्सा ही है। Implementation may be achieved in 5 approaches. Implementation 5 तरीक़ों से जो है की जा सकती है। पहली होती है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। The users start using a new system right away. आपने न्यू सिस्टम बनाया, न्यू
सिस्टम बना के आपने उसको सर्वर्स में प्रोवाइड कर दिया और यूजर्स ने उसको डायरेक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक तो मेथड ये है। दूसरा है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, द न्यू एंड ओल्ड सिस्टम्स आर यूज्ड साइड बाय साइड अंटिल इट इज फेल्ट दैट द न्यू सिस्टम इज क्वाइट रिलायबल। पुराना और नया सिस्टम जो है साथ साथ इस्तेमाल किए जाते हैं और साथ साथ तब तक चलाए जाते हैं जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि नया सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है और पुराने सिस्टम को सपोर्ट भी कर रहा है और रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर रहा है। थर्ड फेज होता है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। Parts of the system are implemented from time to time until the whole system is implemented. Phased implementation में आप सिस्टम का कुछ हिस्सा सर्वर में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यूज़र्स पुराने के साथ उसको न्यू सिस्टम का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करते रहते हैं, कुछ देर बाद आप मज़ीद उसका पार्ट उसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पुराने सिस्टम को ग्रेजुअली न्यू सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका कुछ हिस्सा उसमें ऐड करते करते, तो अल्टीमेटली वो न्यू सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक और मेथड है पायलट इम्प्लीमेंटेशन। पायलट इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंट द कंप्लीट सिस्टम बट टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ यूजर्स और सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स। आप मुकम्मल सिस्टम अप्लाई तो करवा देते हैं, इम्प्लीमेंट तो करवा देते हैं, लेकिन तमाम यूजर्स को नहीं, उनके कुछ ग्रुप्स को, कुछ एक पोर्शन को, ताकि वो उसको चेक कर सकें। तब तक बाकी यूज़र्स जो होते हैं वो पुराने सिस्टम पे ही वर्किंग करते रहते हैं। इसको पायलट इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। अच्छा, सिस्टम डेवलपमेंट में फिफ्थ फेज है, अप्रोच है यूज़र ट्रेनिंग। इन्वॉल्विंग द यूजर्स इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इंश्योरिंग देयर प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ वेरी मच एसेंशियल थ्रू आउट द सिस्टम डिज़ाइन एक्टिविटी। यूज़र की ट्रेनिंग स्टार्ट से आपने SDLC में उसको इन्वॉल्व किया होता है यूज़र्स को, चाहे वो रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे वो डिज़ाइन फेज़ हो, कोडिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, और उनकी ट्रेनिंग, ये सब कुछ उसमें साथ साथ चलना होता है। इसके बगैर आप यूज़र्स को सिस्टम की मुतल्लिक़ वर्किंग नहीं समझा सकते, मुकम्मल वर्किंग यूज़र्स को समझ नहीं आती। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स और टूल्स आर यूज्ड टू डू सो। इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आप रिटन एक मैनुअल दे देते हैं कि उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है सिस्टम कैसे काम करेगा। वीडियो, DVDs एंड लेक्चर्स एट्सेट्रा। आप रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, DVDs दे सकते हैं, जिनको देख के सुन के यूज़र्स सिस्टम को यूज़ करना सीख सकते हैं। द ट्रेनिंग में बी कंडक्टेड इन हाउस और इट में बी कॉन्ट्रैक्टेड आउट। अब वो जो ट्रेनिंग है आप उसी दौरान, सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी कर सकते हैं, और सेपरेटली जो है ट्रेनिंग के लिए प्लेस और पीपल हायर भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस जो है ये लाइफ टाइम प्रोसेस होता है। सिस्टम की मेंटेनेंस से मुराद है कि उसकी परफॉर्मेंस चेक करते रहना, उसकी वर्किंग चेक करते रहना। जब आप वर्किंग और परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यूज़र या जो ऑनर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट चेंज भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को भी बेहतर करना पड़ सकता है। तो मेंटेनेंस जो है ये लाइफ टाइम वर्क है, सिस्टम मेंटेन होते रहते हैं। इसी वजह से अमूमन जब आप सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उनके अपडेट के ऑप्शंस आते रहते हैं कि सिस्टम को अपडेट करें या इस ऐप को अपडेट करें। उसकी वजह ये होती है कि मेंटेनेंस के दौरान उसमें से बग्स, एरर्स निकलते हैं, परफॉर्मेंस का पता चलता है। उनको क्लियर करने के लिए फिर वर्जन्स को अपडेट किया जाता है, उनकी मेंटेनेंस की जाती है और न्यू अपडेटेड वर्जन इस्तेमाल करवाए जाते हैं। तो ये एक लाइफ टाइम वर्क होता है। इसको देखते हैं। The last phase adjusts and improves the system by considering the user's evaluation, feedback and enhancement based on their due recommendations. Last phase में हम users की बताई गई requirements के मुताबिक जब उनको सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं तो उनकी अपनी evaluation, उनके feedback और उनके recommendations वगैरह लेके सिस्टम को मज़ीद मेंटेन करते हैं। In this phase, due maintenance and help is also provided to the users against their queries, problems and ambiguities. Maintenance के दौरान ही users को help भी provide करना पड़ती है, जिसमें users के सवालात या मसाइल या जो इबाहम होते हैं उनको clear करने के लिए आपको साथ साथ उनकी help करनी पड़ती है। ये भी maintenance का हिस्सा ही है। Maintenance जो है
ये STLC का लास्ट स्टेप होता है और ये लाइफ टाइम होता है। इसके अकॉर्डिंगली आप सिस्टम को फिर अपडेट भी करते रहते हैं, उसमें चेंजिंग भी होती रहती है, परफॉर्मेंस भी चेक होती रहती है। ये सभी वर्क साथ साथ चलते रहते हैं। तो STLC मैंने पहले लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने बीइंग अ प्रोग्रामर वर्क करना है तो इसके ये बेसिक स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। इन पे वर्क करते हुए बाकी काम किए जा सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया है। 10 लेक्चर्स पे ये मुकम्मल है। आप इसको स्टडी करें। इसमें कोई अगर आपको एम्बिग्विटीज़ नज़र आती हैं तो आप क्वेश्चनिंग करें, आपको उनके आंसर्स दिए जाएंगे। विश यू वेरी गुड लक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।